हेलो दोस्तों, आज की क्लास में क्या इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ेंगे। इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पिछले क्लास से 1 to तक हो गया है। 1 to 32 तक हो गया है। अब 32 से आगे क्वेश्चन करेंगे। टोटल आगे क्वेश्चन करेंगे जो 40 तो अभी करेंगे। कितना? 40 ठो करेंगे। और ये क्या चीज़ से है? इकोनॉमिक न्यूज़ से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका आर्थिक सुधार और उदासीनीकरण। क्या? उदारीकरण। आर्थिक सुधार और उदारीकरण, इकोनॉमिक रिफॉर्म एवं लिबरलाइजेशन, इससे क्वेश्चन शुरुआत रहेगा। तो चलिए 34 नंबर यानी 32 के बाद 2 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन यानी 33 प्रिंट नहीं हो पाया है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत किस संस्था के ऋण लिया था? भारत ने किस संस्था से ऋण लिया था? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक और एशियाई विकास बैंक और विकास बैंक। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? 34 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है 34 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आया है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है लाइसेंस राज का अंतः किस आर्थिक सुधार का हिस्सा था? निजीकरण, उदासीनीकरण, वैश्वीकरण और वित्तीयकरण। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण। क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण। इससे ये जो सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं 1 to 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक पे न्यूज़ पे कितना रहेगा? इकोनॉमिक न्यूज़ पे 100 क्वेश्चन। टोटल कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन। इसी तरह आपका सिलेबस में टोटल 17 चैप्टर है। कितना? 17 चैप्टर। तो टोटल कितना ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा? 1700 ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका जीके से, जनरल नॉलेज से। इस तरह से आपके पास सामान्य विज्ञान का कुछ दिनों के अंदर आने वाला है और उसका सिलेबस के साथ बताया जाएगा कि कितना कितना टॉपिक के साथ कितना कितना पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, वैसे नहीं देखे हैं सिलेबस के बारे में तो जाके सर्च करिए और बाय पास डेस्टिनेशन लगा दीजिएगा, आपके सामने सिलेबस खुल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा देना, तकनीकी हस्ताक्षरण का और रोजगार का सृजन और आयात बढ़ाना या करों में वृद्धि। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तकनीकी हस्तांतरण और रोजगार में सृजन हो जाएगा। क्या? तकनीकी हस्तांतरण और रोजगार का सृजन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने आया अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंकिंग से क्वेश्चन करने जा रहे हैं आगे। तो देखिए पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़ी औद्योगिक ऋण प्रदान करना या लघु बचत भुगतान सेवा प्रदान करना, विदेशी मुद्रा व्यापार बढ़ाना या सोने का व्यापार बढ़ावा देना। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु बचत और भुगतान सेवा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो आप सभी ये नहीं सोचिएगा कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आपको याद रखना पड़ेगा कौन है। जैसे लघु बचत भुगतान सेवा प्रदान करना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किस तरह से? जब भारत में भुगतान बैंक आया था तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लघु बचत होना, भुगतान सेवा प्रदान करना। इस तरह से आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है और कहता है बेसल मानदंड
किससे संबंधित है? कृषि ऋण से, बैंकिंग विनियमन से, या शेयर बाजार विनियमन से, और बीमा विनियम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग नियमन। इस तरह से आपके सामने 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है डिजिटल इंडिया अभियान का वित्तीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? नज़दीकी लेन देन में वृद्धि, डिजिटल भुगतान में वृद्धि, बैंकों के शाखाओं में वृद्धि और वित्तीय सुरक्षा में कमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताते रहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डिजिटल भुगतान में वृद्धि। क्या? डिजिटल भुगतान में वृद्धि होना। डिजिटल इंडिया अभियान कहता है डिजिटल भुगतान में वृद्धि होना। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आया और कहता है भीम ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आरबीआई, एसबीआई, एनपीसीआई और नाबार्ड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनपीसीएल, 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 एनपीसीएल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आया और कहता है कि कृषि ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आगे आने वाला है, ये कहता है ये टॉपिक। और देखिए आपके सामने में आ गया एग्रीकल्चर रूरल डिपार्टमेंट से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि ऋण प्रदान करना, या फसल नुकसान के खिलाफ बीमा सुरक्षा, और कृषि उत्पादनों के निर्यात बढ़ाना, कृषि उत्पादनों के आयात कम करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने फसल का नुकसान और खिलाफ बीमा सुरक्षा, फसल के नुकसान के खिलाफ बीमा का सुरक्षा, ये आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इनाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादों का ऑनलाइन व्यापार, किसानों का मुफ्त बीज प्रदान करना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और ग्रामीण स्कूलों का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कृषि उत्पादों का ऑनलाइन व्यापार। क्या? कृषि उत्पादों का ऑनलाइन व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है और कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA किस वर्ष लागू हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 43 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2013 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2013 में। क्वेश्चन नंबर 43 का बी राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है 42 नंबर किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना मुख्य उद्देश्य क्या रहा? KCC योजना जो आया है भारत में, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा? किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करना, किसानों को कृषि ऋण प्रदान करना, या किसानों को मुफ्त उर्वरक प्रदान करना, या किसानों को मुफ्त उपकरण प्रदान करना। KCC योजना जो आया है भारत में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि ऋण प्रदान करना। क्या? किसानों को कृषि ऋण प्रदान करना, ये KCC का आने का उद्देश्य रहा। कृषि ऋण यानी कि प्रदान करेगा कृषि किसान सब। इस तरह से अगला 45 नंबर क्वेश्चन कहता है आत्मनिर्भर भारत अभियान मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आयात बढ़ाना, निर्यात कम करना, या घरेलू उत्पाद को बढ़ाना, विदेशी निवेश कम करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना। क्या? घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
क्या था? सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, या आयात बढ़ाना, निर्यात कम करना। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। क्या? निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। औद्योगिक नीति 1991 में जो आया था, मुख्य उद्देश्य उसका रहा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देना, नए उद्यमी को बढ़ावा देना, सरकारी नौकरी को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नए उद्यमियों को बढ़ावा देना। जो नया व्यापारी खोलता है, नया स्टार्टअप खोलता है, उनको बढ़ावा देना। इसके बाद कहता है भारत की आईटी क्रांति मुख्य कारण क्या रहा? सरकारी नियंत्रण, निजी निवेश, कृषि विकास और ग्रामीण विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी निवेश हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है सामाजिक क्षेत्र और विकास पे आगे आने वाला है क्वेश्चन, सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंट से। तो आगे आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, स्किल इंडिया अभियान मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा सुधार, कौशल विकास और ग्रामीण विकास या शहरी विकास। तो कहता है स्किल इंडिया अभियान मुख्य उद्देश्य क्या रहा? स्किल इंडिया अभियान जो आया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो कौशल विकास का अभियान रहा ये। अगला क्वेश्चन कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? शिक्षा में सुधार, लिंग में समानता, ग्रामीण रोजगार, शहरी विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका लिंग में समानता। लिंग में क्या समानता। इसके बाद अगला टॉपिक है आर्थिक घटनाक्रम और नीतियाँ, इकोनॉमिक इवेंट एंड पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी। भारत में डिमोनिटाइजेशन विमुद्रीकरण कब लागू किया गया? विमुद्रीकरण कब लागू किया गया है? 2014, 2016, 2018 और 2020। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 2016 में क्या हुआ था? डिमोनिटाइजेशन हुआ था, जिसको डिमोनिटाइजेशन को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम विमुद्रीकरण। क्या? विमुद्रीकरण हिंदी में। ये कब हुआ था? 2016 में। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है और कहता है भारत में इंसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड IBC का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, या दिवालियापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, या कृषि ऋण को प्रदान करना, या निर्यात को बढ़ावा देना। तो 52 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिवालियापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है और कहता है 53 नंबर, भारत में वस्तु और सेवा को नेटवर्क GSTN का मुख्य कार्य क्या रहा? कर संग्रह, कर प्रशासन, कर विवाद समाधान और कर नीति निर्माण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो कर प्रशासन। क्या हो जाएगा? कर प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है 54 नंबर कहता है भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? कर चोरी की रोकना, सब्सिडी के रिजर्व को रोकना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को
कम करना। तो इस क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। क्या होगा? सब्सिडी को के जो रिजर्व को रोकना। सब्सिडी के रिजर्व को रोकने के लिए क्या किया गया था? भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी कहते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को क्या कहते हैं? डीबीटी का मुख्य उद्देश्य रहा सब्सिडी के रिजर्व को रोकना। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है 55 नंबर, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकोषीय घाटे का नियंत्रित करना या मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना या व्यापार घाटे को नियंत्रित करना, कृषि घाटे को नियंत्रित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताते रहिए। इस क्वेश्चन का राजकोषीय घाटे का नियंत्रित करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है और अगला टॉपिक आता है आपके सामने और कहता है वैश्विक और आर्थिक मुद्दे, ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज। इस तरह से ये देखिए आप लोग को फर्क पड़ता होगा कि 5-5 क्वेश्चन पे आपका टॉपिक चेंज हो जा रहा है। तो 5-5 क्वेश्चन ये ऐसे ही पढ़िए और ऐसे ही लिखिए, और नाम नहीं लिखिएगा आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कैसे बोले हैं बनाने के लिए? तो 3 स्टेप। एक A4 साइज पेपर लेना है, A4 साइज पेपर लेना है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट में 1 से 15 तक, दूसरा में 16 से 30 तक, 31 से लेके 45 तक, यानी 31 से 45 तक। इस तरह से लिखना है और हर वो पेज में लिखना है। क्या? हर वो पेज में लिखना है। अभी तक में टोटल 45 क्वेश्चन पूर गया है, और अगला पेज में अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो उसी पेज को पलट के लिखिए, या अगला पेज में लिखिएगा तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या रहा? कृषि संकट, आवास बाजार संकट, ऊर्जा संकट या औद्योगिक संकट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवास बाजार संकट हो जाएगा। क्या? आवास बाजार संकट हो जाएगा। इस तरह से 57 नंबर क्वेश्चन आता है और कहता है विकासशील देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सैन्य गठबंधन, आर्थिक सहयोग, संस्कृति आदान प्रदान या राजनीतिक गठबंधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या कहता है? आर्थिक संगठन। क्या कहता है? आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर, आर्थिक सहयोग। पेरिस समझौता जो है किससे संबंधित है? व्यापार से, जलवायु पर्यावरण से, या परिवर्तन से, शिक्षा से या स्वास्थ्य से? 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन से पेरिस समझौता संबंध है। और 58 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है IMF का मुख्य कारक क्या है? विकासशील देशों का ऋण प्रदान करना, वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, व्यापार को नियमों को लागू करना या कृषि विकास को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक वित्तीय स्थिरता बढ़ावाना। क्या? स्थिरता बढ़ावाना। वैश्विक वित्तीय जो है उसका स्थिरता को बढ़ावा देना कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है और कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO को क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कारक क्या है? वैश्विक व्यापार नियमों को लागू करना, विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना या शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक व्यापार
व्यापार और नियमों को लागू करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वैश्विक व्यापार नियमों को लागू करना। इस तरह से नया टॉपिक आता है और आपके सामने में प्रस्तुत करता है भारतीय अर्थव्यवस्था को विशिष्ट क्षेत्र स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। इस तरह से अगला क्वेश्चन आया है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र का विकास किस दशक में तेजी से हुआ है? यानी कि आईटी क्षेत्र का विकास जो होता है कौन सा दशक में तेजी से हुआ था? 1980 में, 1990 में, 2000, 2010, यानी कि 1980, 1990, 2000 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में। तो 61 नंबर 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990। क्या हो जाएगा? 1990 में क्या हुआ था? आईटी सेक्टर का विकास का तेजी से विकास हुआ था। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में दूरसंचार टेलीकॉम क्षेत्र क्रांति का मुख्य कारण क्या था? सरकारी नियंत्रण, निजी निवेश, कृषि विकास, ग्रामीण विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी निवेश। क्या? निजी निवेश। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? आयात को बढ़ावा देना, निर्यातों को कम करना, निर्यात को कम करना, प्रदूषण को कम करना, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? नवीकरणीय ऊर्जा को हमको बढ़ाने के लिए क्या रहेगा मुख्य उद्देश्य? तो प्रदूषण कम करेंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है बढ़ेगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यटन टूरिज्म क्षेत्र का डीजीपी जो है जीडीपी कितना योगदान है? 2%, 5%, 10% और 15%। ये क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जीडीपी जो है भारत का पर्यटन का जीडीपी कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5%। कितना हो जाएगा? 5%। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है और कहता है, भारत का स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर क्षेत्र में सुरक्षा सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया? मनरेगा, आयुष्मान जनधन और स्वास्थ्य भारत अभियान। ये क्वेश्चन पिछले भी लेक्चर में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका हेल्थ केयर आयुष्मान भारत आया है। क्या है? योजना कौन सा शुरू किया गया? आयुष्मान भारत। इस तरह से अगला टॉपिक आया और वो टॉपिक का नाम है आर्थिक संकेतक इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो बताइए 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापने के लिए सूचकांक का उपयोग किया जाता है। सूचकांक का उपयोग किया जाता है जीओपी, डब्ल्यूपीआई या सीपीआई, एचडी, जीएनआई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यूपीआई, सीपीआई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या कहता है, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापने के लिए सूचकांक जो है का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का उपयोग किया जाता है। सीपीआई का उपयोग। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है और कहता है, भारत में बेरोजगारी दर एम्प्लॉयमेंट रेट कौन जारी बनता है? आरबीआई, एनएसओ, एसईबीआई, नाबार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एनएसओ हो जाएगा। क्या? एनएसओ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
68 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में जीडीपी का वृद्धि दर जीडीपी ग्रोथ रेट कौन जारी करता है? आरबीआई, एनएसओ, एसईबीआई और नबार्ड। तो ये क्वेश्चन पहले भी कर लिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 68 नंबर क्वेश्चन का एनएसओ हो जाएगा। क्या? एनएसओ हो जाएगा। आरबीआई यहाँ पे होगा, एनएसओ ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का दर एनएसओ। क्या? भारत में बेरोजगारी का दर एनएसओ। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन कहता है 69 नंबर क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार फॉरिन एक्सचेंज रिजर्व्स कौन रखता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, एसईबीआई, नबार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। क्या हो जाएगा? आरबीआई। आरबीआई ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है भारत में प्रति व्यक्ति आय पर इनकम कौन जारी करता है? आरबीआई, एनएसओ, एसईबीआई, नबार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रति व्यक्ति आय कौन जारी करता है? भारत का प्रति व्यक्ति आय कौन जारी करता है? एनएसओ। क्या? एनएसओ। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 को क्वेश्चन आपको देखने को मिला एनएसओ के बारे में, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ ही सकता है, जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय। ये दोनों क्वेश्चन में कोनो एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको वो 200 क्वेश्चन जो महामैराथन को क्लास बोले गए थे एग्जाम से पहले मिलेगा 2 घंटा, उसमें ये क्वेश्चन रहेगा आपको। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसका आंसर देखा जाए तो आपके नीचे शेड्यूल में दिया गया है। और बात करें ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और बात करते हैं आप पैरामेडिकल का जो जीके अभी जनरल नॉलेज पढ़े हैं, ये कितना नंबर का होता है, क्या शेड्यूल रहता है, इसका कितना चैप्टर है, तो आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है। इसमें चैप्टर है 1 to 17 चैप्टर है। 17 चैप्टर है तो हर वो चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। हर 1 चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। टोटल 17 चैप्टर है। कितना? 17 चैप्टर है। तो तुम्हारा पास 1700 ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या? आपके पास 1700 ऑब्जेक्टिव हो गया। और 1700 ऑब्जेक्टिव प्लस में आपको 200 ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा करवाया जाएगा। क्या? 200 ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा करवाया जाएगा। ये दोनों मिला करके आपका प्लस 1900 हो गया। और इसी दोनों में से निकाल के महामैराथन क्लास आएगा एग्जाम से पहले। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगा। और बात करें जीके का कितना क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछा जाता है, तो जा करके पिछले वीडियो देख सकते हैं। या सिलेबस के बारे में बात करें तो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया गया है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं सिलेबस वाइज क्या क्या है, आपके सिलेबस कैसे अपलोड किया गया है वहाँ पे। और बात करें कि सिलेबस डाउनलोड कैसे करें, तो आपको सर्च करना है बिहार पैरामेडिकल सिलेबस बाय पार्थ डेस्टिनेशन। इतना आप सभी सर्च करिएगा तो आपके सामने पार्थ डेस्टिनेशन पे जो अपलोड किया गया है सिलेबस वो आ जाएगा। और वही सिलेबस से आपका एग्जाम में रहेगा। और वो सिलेबस के लिए जानकारी दिया गया है, बाय पार्थ डेस्टिनेशन लगा देना है। और कोई भी चीज़ सर्च करिएगा बाय पार्थ डेस्टिनेशन लगा दीजिएगा, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। तो जय हिंद। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा अभी हो गया है और आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। टोटल 70 तो और 30 ठो आपको इस से मिलेगा, या 30 से अधिक चाहिएगा आप लोग तो 30 से अधिक भी मिलेगा। लेकिन अभी जो है 100 चलेगा। क्या? 100 चलेगा। जब आपके पास टाइम बचेगा तब आगे करना है, नहीं तो 100 पे रोक लगा करके अगला सब्जेक्ट को देखना है। कहा कि 100 से ही पकड़ा जाएगा हमको, तो आगे पढ़ के क्या करेंगे। और जो आगे हम जो करवाएंगे वो सेम ही रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ पीछे पढ़े हैं कि नहीं। इसलिए बोलते हैं A4 साइज पेपर बनाइए और उसको रिवाइज करते रहिए। क्या? उसको रिवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक साइड में एक ही क्वेश्चन लिखिएगा। A4 मतलब आप जो प्रिंट आउट निकालते हैं, आपका जो पेज होता है वही हो गया A4 साइज। तो वह पेज में 3 पार्ट बनाइए। हर पार्ट में 15-15 ऑब्जेक्टिव लिखिए और पूरा कंप्लीट कीजिए 15 से 20। तो जय हिंद। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।